Good, good morning to everyone. So last lecture, we had started with the new chapter that is hire purchase agreement. So in today's lecture, we will start up with the journal entries. Means I will be explaining you about the journal entries in hire purchase agreement, hire purchase chapter, accounting for hire purchase. Hire purchase, what is hire purchase? In the last lecture, I have told you. So it's an agreement between two parties, that is hirer, that is the buyer, and vendor, that is the seller, to purchase and sell a particular asset. For the hirer, that is buyer, it is an asset because he is purchasing it for usage purpose, and seller, it's a goods because he will be selling it on a regular basis. मतलब आप अगर सपोज एक व्हीकल खरीदते हो इंस्टॉलमेंट बेसिस में, यू आर द बायर, यू आर द हायरर. सो दिस इज अ असेट, दिस व्हीकल इज अ असेट फॉर यू. आप इसको यूज करोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. But the vendor, that is a seller from whom you are purchased this vehicle, for him it is a regular sales of vehicle. वो दिन में 10 भी व्हीकल सेल करता होगा, रोज व्हीकल सेल करता है, तो उसके लिए वो गुड्स है. इट्स अ गुड्स फॉर हिम बिकॉज ही डील्स विद vehicles, he sells vehicle on a regular basis. So here we will have to look into the journal entries of both the hire purchaser and the hire vendor. हम दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज देखेंगे and we will do it simultaneously. What we will do simultaneously, साथ साथ में वेंडर का भी जर्नल एंट्री देखेंगे एंड हम हायरर, दैट इज बायर, का भी जर्नल एंट्री एक साथ हम अभी देखते हैं. वी विल वर्क ऑन इट. सो आई विल इंसर्ट द टेबल नाउ. दिस इज पर्टिकुलर, जहां पे आई विल लेट यू नो विच इज दैट ट्रांजैक्शन, एंड देन जर्नल एंट्री के लिए hire purchaser and vendor. So entry, that is particulars, hire purchaser, who is also known as buyer. hire purchaser मतलब उसको हम buyer भी बोलते हैं. और यहाँ पे vendor, hire vendor. So this is the format. इसमें हम journal entries देख लेते हैं. सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है हायर परचेस का, ये स्टार्ट होता है परचेस और सेल से. मतलब द हायर परचेसर is in need of a vehicle or some asset. So he visits the vendor and a purchase decision is made, a purchase is made and vendor does a sale. मतलब आप शोरूम में गए, आप व्हीकल के शोरूम में गए और वहां जाकर आपने क्या किया, वहां जाकर आपने एक असेट परचेस किया. तो ये पूरा का पूरा हायर परचेस का जो काउंटडाउन है, ये स्टार्ट होता है विद द परचेस एंड सेल. सो हमारा पहला ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डिंग purchase for the hired purchaser and sale for the seller, sales of goods. इसके लिए असेट है और दूसरे के लिए दैट इज वेंडर रेगुलरली व्हीकल सेल करता है. तो व्हीकल सेलर के लिए असेट क्या है, गुड्स है, because he deals with it regularly. Now, what will be the entry? Let us first think from the point of view of the hire purchaser. Bracket में I am writing he is a buyer, and bracket में I am writing vendor means the seller, for there should not be any confusion.
तो हायर परचेसर इज द बायर. बायर क्या खरीद रहा है? अगर गुड्स खरीदता तो हम परचेस अकाउंट डेबिट करते, बट गुड्स नहीं है ये क्या है? असेट है. सो असेट खरीदते हैं तो बिजनेस में व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट कम्स इन? असेट आ रहे हैं ना, कैश आता है. व्हेन वी आर परचेसिंग अ असेट, कैश गोस आउट. when cash goes out, when we are making a cash purchase of asset. but यहाँ तो हम इंस्टॉलमेंट में खरीदने वाले, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा डेबिट. व्हाट कम्स इन, दैट इज asset account debit. asset account debit, क्योंकि क्या खरीदा? we have purchased vehicle या फिर मशीनरी. we have purchased some asset. किसने खरीदा? बायर ने. तो बायर के पास क्या आया? असेट आया. हमारा रूल बोलता है इट्स अ रियल अकाउंट असेट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो असेट अकाउंट डेबिट. एंड what we are doing, we are purchasing this on hire purchase basis. तो क्या आएगा? नाम आएगा. जिससे खरीद रहे उसका नाम आएगा. तो हायर परचेसर के बुक में कभी भी हायर परचेसर का नाम नहीं रहेगा. आप देखो, दिस इज हाउ यू नो. आप यू हैव अ बिजनेस, एंड बिजनेस में आप सपोज आपका एक स्टोर्स है, वहां पे आपका ग्रोसरी स्टोर्स है, आप कुछ भी सेल करोगे तो आपको कैश आएगा. बट बिजनेस में सिर्फ कैश में सेल्स नहीं होता है. सेल्स कैन बी ऑन क्रेडिट ऑल्सो. सो व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑन क्रेडिट, व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑन क्रेडिट, आप क्या लिखते हो? यू आर सेलिंग सपोज समथिंग ऑन क्रेडिट. सो आप कैसे लिखते हो? दैट जब स्टोर कीपर है, पैसा आएगा तो वो लिखता है सो मच कैश रिसीव. लेकिन अगर वो उधार में सेल करता है तो क्या ऐसे लिखता है? आई शुड रिसीव 50 रुपीज, आई शुड रिसीव 5000 रुपीज, ऐसे लिखता है? या जिसको उसने क्रेडिट में सेल किया उसका नाम लिखता है? इफ ही विल राइट आई शुड रिसीव सो मच, देन वो समझेगा ही नहीं कि किससे मिलना चाहिए. अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ऑपोजिट पर्सन जिससे लिया उसका नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर हमने परचेस या सेल कैश में किया तो कैश बाहर जा रहे इज इंपॉर्टेंट. सो हम अगर कैश आ रहे डेबिट में कैश लिखते, बाहर जा रहे तो क्रेडिट में लिखते. बट यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है? किससे हमने असेट खरीदा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर टू नेम ऑफ द वेंडर. सो वी विल राइट हियर हायर वेंडर. दिस इज द एंट्री फॉर व्हाट? दिस इज द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग परचेस ऑफ असेट. असेट खरीदा और क्या किया, किससे खरीदा, उसका नाम. So this is the first entry. Any confusion here? Now same time, this buyer is purchasing the asset, but seller, what is he doing? He is selling goods, because उसके लिए ये क्या है? रोज का काम है. जिसने हायर परचेस है, दैट इज द बायर. वो तो वन टाइम ये व्हीकल खरीदेगा बिकॉज ही इज परचेसिंग इट फॉर यूसेज. बट वेंडर के लिए भी सेम है क्या? वेंडर के शोरूम में बहुत सारे व्हीकल है एंड वो रोज इसको सेल करता है. तो सेल करता है तो इट्स अ सेल्स इनकम. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. सो क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इनकम है तो इनकम इज क्रेडिट. करेक्ट? इनकम इज क्रेडिट होता है ना. इनकम तो हम क्रेडिट में लिखते हैं. इनकम रहेगा तो वी राइट इट इन द क्रेडिट बिकॉज इट्स अ सेल. बट डेबिट में क्या आएगा? उसने यहाँ पे क्या किया है? क्रेडिट में सेल किया है, हायर परचेज एग्रीमेंट में सेल किया. अगर वो यहाँ पे खुद का नाम लिखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा.
मैंने सेल किया लिखा तो किसको मैंने सेल किया, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट, बिकॉज इफ यू राइट आई हैव सोल्ड but you have sold to 100 people, now how will you collect the money? अगर आपने सेल कैश में सेल किया होता तो कैश आया खत्म, बट आपने क्रेडिट में सेल किया तो वो पर्सन का नेम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हाउ विल यू रिकवर द मनी फ्रॉम हिम और हर? सो हियर नेम ऑफ द ऑपोजिट, हायर वेंडर के बुक में कभी भी हायर वेंडर का नाम नहीं आएगा, ऑलवेज नेम ऑफ द ऑपोजिट पर्सन। तो यहाँ पे ऑपोजिट पर्सन कौन है? हायर परचेसर। तो वी विल राइट द नेम ऑफ हायर परचेसर अकाउंट डेबिट, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट। So this is done. Hire purchaser account debit to sales account. This entry is clear. Now ये hire purchase agreement में क्या होता है? That once the buyer enters the showroom, he selects one vehicle and then he selects and he says कि ये मुझे खरीदना है, but I don't have the full amount to make the payment. वो बोलता है कि मुझे ये चीज पसंद है बट मेरे पास सारा पैसा नहीं है तुमको देने के लिए, तो let us mutually agree and let us come into a hire purchase agreement. तो हायर परचेस एग्रीमेंट के लिए सेलर बोलता है, वेंडर बोलता है ओके, then they both sign the agreement, but there is one condition that on the same day, तो वो बोलता है ठीक है साइन किया सारा है, तो हायर बायर बोलता है हायर परचेसर ठीक है तो ये व्हीकल लेके मैं जाता हूँ, हो गया ना हायर परचेस एग्रीमेंट, सो नाउ आई विल टेक दिस असेट होम। सो सेलर सेज नो, अनलेस यू पे द डाउन पेमेंट यू कैन नॉट टेक द असेट होम। आप जब तक डाउन पेमेंट नहीं करोगे आप असेट को लेके नहीं जा सकते हो, और ये एग्रीमेंट में तुम जहां पे तुमने साइन किया है वहां पे भी डाउन पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि तुम इतना अमाउंट पे करोगे। So next, the same day when the asset is selected and purchased on hire purchase, same day there is a down payment. क्या होगा? डाउन पेमेंट। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री रहेगा मेकिंग डाउन पेमेंट। क्या लिखेंगे इधर? मेकिंग down payment. Now what is this down payment? Down payment is the initial payment made by the hire purchaser to the vendor regarding the payment of the asset. ये same day किया है तो down payment में कभी भी interest नहीं होता. It is the amount, cash price of the asset, but not the full amount, a part of the amount. So बताओ ये क्या होगा? हायर परचेसर जब डाउन पेमेंट करेगा तो उसको पैसा आएगा या बाहर जाएगा? बायर है, उसने पैसा पे किया तो पैसा बाहर जाएगा, बट हु विल रिसीव? सेलर। सो डेबिट द रिसीवर, किसको पैसा मिल रहा है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर परचेसर अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोस आउट? डाउन पेमेंट किया है तो ये मिस्टर हायर परचेसर बायर का पैसा बाहर जाएगा, मनी विल गो आउट। सो टू कैश बैंक, मनी इज गोइंग आउट। किसका नाम आया? वेंडर का नाम आया, बिकॉज उसको पैसा मिलेगा, और क्योंकि हायर परचेसर खुद का नाम नहीं लिख सकता कि मैंने पैसा पे किया, किसको पे किया वो इंपॉर्टेंट है। नाउ इन द वेंडर्स बुक, वेंडर ने तो डाउन पेमेंट रिसीव किया, तो व्हाट कम्स इन? डाउन पेमेंट रिसीव किया तो ही विल गेट द मनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे नेम ऑफ द हु हैज पेड, वेंडर
वेंडर अपने बुक में, सेलर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता. नेम ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, दैट इज द हायर परचेसर अकाउंट. So this is also done. Now he will take the vehicle, buyer, go home, and now वो उसको कब सेलर का याद आएगा, एंड सेलर को कब उसका याद आएगा. इसको बायर को याद आए ना आए, बट सेलर को तो पैसा मिलना है, उसको तो he will obviously he will remember the buyer on which date, on the date of the installment. But installment से पहले हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. क्या करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट का. किसका एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्यू डेट या इंस्टॉलमेंट. इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट. अब मुझे अगेन बताओ, हायर परचेस इंटरेस्ट क्या है. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यू ऑल हैव डन इन योर 11th स्टैंडर्ड. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. व्हाई, बिकॉज जो इंटरेस्ट रिसीव करता है उसके लिए इनकम है, और जो इंटरेस्ट पे करता है उसके लिए एक्सपेंस है. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gain. Why we are applying nominal account rule on interest, means interest is a nominal account. एक इंसान के लिए इनकम तो दूसरे इंसान के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट. तो अब मुझे बताओ ये किसके लिए इनकम और किसके लिए एक्सपेंस है. हायर परचेसर विल हैव टू पे इंटरेस्ट, so expense है, and vendor will receive the interest because he has, अगर जिस दिन परचेस किया उसी दिन पे पैसा मिलता तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं था. बट बिकॉज हायर वेंडर, दैट इज अवर सेलर, हैज मेड अ सैक्रिफाइस, वो बोलता है मुझे ये इस व्हीकल का पैसा फ्यूचर में दो, तो उसने सैक्रिफाइस किया, तो उसके लिए यू शुड गेट सम कॉम्पेंसेशन, एंड दैट कॉम्पेंसेशन इज अवर इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस है, so it should come in the debit. किसके लिए एक्सपेंस है, बायर के लिए. so interest account debit, interest account debit. and tell me किसको पे करना है इंटरेस्ट, हायर वेंडर. so I will write here higher vendor. and come to the book of seller. इधर इसके लिए इंटरेस्ट जो है इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये तो पता है इंटरेस्ट इनकम है. बट कौन पे करेगा, हायर परचेसर. तो इसके बुक में हायर परचेसर का नाम आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो डन. now एक बार इंटरेस्ट पता चल गया, now what we will do, now we will pay the installment. Installment may or may not include interest. मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, with maybe with interest or it may be without interest. so now we will pay the installment. so payment of installment, the interest पे करेंगे. अब tell me who will pay the installment and who will receive the installment. buyer will pay the installment, that is higher purchaser installment pay करेगा, and higher vendor installment receive करेगा. pay करेगा तो what will go out, cash bank account. and who will receive, higher vendor. so I will write higher vendor account debit. और यहाँ पे इसको तो पैसा मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम, ऑपोजिट पर्सन का नाम, दैट इज हायर परचेसर. कभी भी अंडरस्टैंड, हायर वेंडर के बुक में हायर वेंडर का नाम नहीं आएगा, एंड हायर परचेसर के बुक में
हायर परचेसर का नाम नहीं आएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा like I told you I should receive the money, but from whom is important, so that's why opposite person का नाम होना चाहिए. ये भी हो गया. Now what happens, हमने इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया. जब भी इंस्टॉलमेंट, दिस इंस्टॉलमेंट का एंट्री मे बी मंथली, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का एंट्री साथ में रहेगा. मंथली हो सकता है अगर इंस्टॉलमेंट इज ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली हो सकता है इफ इंस्टॉलमेंट इज क्वार्टरली पेड, हाफ ईयरली हो सकता है इफ इंस्टॉलमेंट इज हाफ ईयरली पेड. तो मेरा मतलब क्या है, हर मंथ में ये एंट्री आ सकता है. अगर इंस्टॉलमेंट मंथली पे होगा, क्वार्टरली 3 मंथ्स में, तो हर 3 महीने में इंस्टॉलमेंट का एंट्री आएगा. हाफ ईयरली तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का एंट्री हाफ ईयरली 2 बार आएगा ईयर में. एंड अगर ईयरली है तो एक ही बार आएगा. ये ध्यान में रखना. दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर. दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इंस्टॉलमेंट कितने टाइम में पे हो रहा है, कितने ड्यूरेशन में पे हो रहा है. That will be given in the question. Accordingly, the entry will repeat interest and payment of installment. Now we go to the year end. अब हम क्या करते हैं, we go to the year end. और year end में एक important है for charging depreciation. क्या entry है for charging depreciation? अब मुझे बताओ depreciation, what is depreciation? Depreciation is a reduction in the value of asset. Reduction in the value of asset. And यहाँ पे asset किधर है, सिर्फ बायर के बुक में है, बट सेलर के लिए तो ये असेट नहीं है. व्हीकल, वो रोज व्हीकल सेल करता है, तो वो नहीं लिख सकता कि उसका गुड्स का वैल्यू कम हो गया. बट हायर परचेसर जो है, बायर जो है, ही हैज परचेज असेट, सो उसके असेट का वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू जो है वो कम होगा. सो हम क्या करेंगे, वी विल चार्ज depreciation. Now tell me, depreciation is a profit or a loss? Loss है. Loss मतलब debit all expenses and losses. So we will write depreciation account debit. And depreciation से किसका वैल्यू कम होता है, असेट का वैल्यू. सो असेट जब क्रिएट हुआ था, खरीदा था, डेबिट में था. अब वैल्यू कम होगा तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. So this is the entry for depreciation. This is the entry for depreciation. But in the book of vendor, there will be no entry. Means उसने तो asset नहीं sell किया, उसने तो रेगुलरली सेल करता है vehicles. So there will be no entry of depreciation in the books of the vendor. अब ईयर एंड में एक और चीज होता है, ट्रांसफर. क्या डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर करना है एंड इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करना है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑल्सो इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो वी विल क्या करेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सी यू रिमेंबर, depreciation and interest both are nominal accounts, and nominal accounts do not have closing balance. मतलब nominal account का to balance brought down, by balance carried down, या by balance brought down, to balance carried down, ऐसा कुछ भी नहीं होता. year end में इसका balances हम कहाँ ट्रांसफर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिमेंबर, फाइनल अकाउंट्स करते वक्त डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट बोथ कम्स इन द P&L अकाउंट. So this we have to transfer to profit and loss account. So just check. सबसे पहले interest is in the debit. अब ट्रांसफर करेंगे तो किधर हो जाएगा, depreciation also is in the debit. ट्रांसफर करेंगे, कैंसल करेंगे, so डेबिट का ऑपोजिट, ये दोनों क्रेडिट में होगा. एंड ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वेर इट विल कम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. बताओ, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में.
Remember, 2 depreciation in profit and loss account, 2 interest paid in profit and loss account. मतलब यहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट में आता है, तो ये इधर इंटरेस्ट इधर डेबिट में था, कैंसल होगा तो डेबिट का ऑपोजिट इट विल कम इन द क्रेडिट. And 2 depreciation. This also cancel कर दिया in the credit. This is done. हमने क्या किया, इंटरेस्ट जो डेबिट में था, डेप्रिसिएशन जो डेबिट में था, दोनों को कैंसल कर दिया. बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, सो नाउ दे आर इन द क्रेडिट. डेबिट से ट्रांसफर करके क्रेडिट में, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. तो टेल मी इंटरेस्ट किधर है? इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर, इंटरेस्ट वाज इन द क्रेडिट. You can see the interest in the credit. Interest is in the credit. Now, ये इंटरेस्ट को कैंसल करना है तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. और ये इंटरेस्ट इनकम है. इनकम कौन से साइड में आता है? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सो ये क्रेडिट का इंटरेस्ट, नाउ इट विल कम टू डेबिट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू profit and loss account, to profit and loss account. To profit and loss account. So हमने ईयर एंड में ये कर दिया, दिस एंट्री पास कर दिया. इसके बाद इंस्टॉलमेंट जब तक पूरा का पूरा पे नहीं होता तब तक हमारा ये एंट्रीज भी चलेगा. Now in the second year, I'll explain you only for the second year also. Second year onwards, what entry will come? Second year onwards, what entry will come? Tell me, purchase तो एक ही बार होगा asset, but उसका पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करेंगे. तो this entry will not come in the second year. That is the first entry. And down payment भी asset के lifetime में एक ही बार होगा. This second entry also will not come. Then which entries will come? ये installment का entry, I mean interest का entry, installment का entry, depreciation. Every year there will be reduction in the value of asset till the asset is in use. तब तक उसका value reduction होता रहेगा. And transfer entry. ये entry number, which one? Entry number 3, 4, 5 and 6 will also come in the second year onwards. मतलब जब तक मैंने copy paste किया, जब तक this will go on कि पूरा पैसा पे नहीं होता, तब तक this entries will be continuing. मतलब पहले इंटरेस्ट का एंट्री, फिर इंस्टॉलमेंट का एंट्री, फिर ईयर एंड आ जाएगा तो डेप्रीसिएशन, फिर ईयर एंड में बुक्स को क्लोज करो, डेप्रीसिएशन बंद, ट्रांसफर करो, इंटरेस्ट ट्रांसफर करो. दिस विल कंटिन्यू टिल वी आर डूइंग द फुल पेमेंट. सो आई विल राइट हियर आल्सो एंट्री नंबर 3 to 6. 3 किसका है? इंटरेस्ट का. 4 है पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट. 5 है depreciation. 6 है transfer of interest and depreciation. So 3 to 6 will be continued till the full payment of the asset. जब तक asset का full payment नहीं होता तब तक we will have to continue. Now you will understand this in a better manner when we will start with the sums. जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग को और बेटर से ये समझेगा ये एंट्रीज. अभी तो मैंने जस्ट एंट्रीज तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट लेक्चर देन we will be starting with the full-fledged sums, or if not, I also need to show you how to calculate the interest. वो एक calculation वाला है तो वो I will take up in the next lecture. Thank you very much everyone.